प्रच्छा जो टॉपिक है इसका रियल नाम है तो प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, इसी को कहते हैं प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। इसी के साथ में एक और चलता है आपका अनुभाविक साक्ष्य। और है तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न भी पुटअप होते हैं, एक आध आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ऐसी कोई गारंटी। लेकिन टॉपिक अगर आपके सिलेबस में दे रखे हैं ना, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे चलते हैं एसएसटी वालों के, इस शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों के अंदर ये टॉपिक है जिसका नाम है प्रच्छा का प्रतिमान या अनुभाविक साक्ष्य। तो ये पहले प्रच्छा क्या होता है इसको हल्के से समझिए। प्रच्छा का मतलब होता है दोस्तों पूछताछ करना। प्रच्छा का मतलब होता है पूछताछ करना। पूछताछ करने का मतलब जैसे भी आप राउंडली चलते चलते किससे पूछताछ करते हो, किससे बोलते हो, किससे पूछते हो, इंक्वायरी जो करते हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रच्छा कहते हैं। बस केवल उसकी भाषा है ना थोड़ी विशुद्ध हिंदी वाली ले ली गई ना, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, प्रच्छा। इसका अगर शॉर्ट में दे दो इंक्वायरी करना, इसका मतलब होता है दोस्तों इंक्वायरी करना। इसका जो पूरा नाम है वो है प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग, जिसका मतलब होता है टी। प्रतिमान को अंग्रेजी में कहते हैं मॉडल, जिसका मतलब होता है एम। तो इसको ना ITM के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ITM। ITM क्या होता है दोस्तों, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। बहुत सारी जगह टीचिंग लिखा हुआ है, तो टीचिंग नहीं आएगा यहाँ पे, ट्रेनिंग ही आएगा, क्योंकि इसका जो रियल नाम है ना प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, जिसको हम कहते हैं ITM है ना। इसका मतलब होता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये प्रच्छा का मतलब होता है दोस्तों पूछताछ। अब पूछताछ के बाद में आपको ध्यान रखना प्रतिमान का मतलब क्या होता है ना, एक बार इसको भी समझ लो। प्रतिमान का यदि आपको मतलब समझ में आ गया ना, तो प्रच्छा प्रतिमान आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रच्छा का मतलब होता है केवल और केवल पूछताछ करना। आप किसी भी चीज की जानकारी लेते हो, किसी भी चीज को पूछते हो ना, वो आपकी कहलाएगी प्रच्छा। अब आता है प्रतिमान का मतलब क्या होता है, तो प्रतिमान को समझिए। प्रतिमान का मतलब होता है दोस्तों किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी। यदि आप शिक्षा के अंदर किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हो, कोई विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए अध्यापक एक विशेष परिस्थिति का निर्माण करता है। विशेष परिस्थिति का निर्माण करता है। उस विशेष परिस्थिति के अंदर अध्यापक और बालक दोनों के मध्य में, अध्यापक और दोनों के मध्य में कुछ अंतः क्रियाएं होती हैं। दोनों के मध्य में कुछ अंतः क्रियाएं होती हैं, और अंतः क्रियाओं के माध्यम से वो किसी सिद्धांत तक पहुंचते हैं, किसी सिद्धांत तक पहुंचते हैं या किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उससे हम क्या कह देंगे, प्रतिमान कह देंगे। मतलब किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र और अध्यापक मिलकर के एक विशेष परिस्थिति का निर्माण करते हैं, और उसी विशेष परिस्थिति के निर्माण के बाद में अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर के अंतः क्रियाएं करते हैं, और अंतः क्रियाओं के माध्यम से ना वो किसी एक सिद्धांत की प्रतिपुष्टि करते हैं, एक सिद्धांत तक पहुंचते हैं या फिर एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उसे हम कहेंगे प्रतिमान। यहाँ ये समझ सकते हो प्रतिमान का मतलब होता है भाई किसी चीज का लास्ट तक पहुंचने के लिए, किसी भी सिद्धांत या नियम के अंतिम तक पहुंचने के लिए बीच में जो भी क्रियाएं होती है, इसका मतलब होता है मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है, एक बार वैसा का वैसा प्रारूप तैयार करना कि कैसे उस सिद्धांत तक पहुंचा जाए, उसे हम क्या कहेंगे, मॉडल कहेंगे। तो ये होता है आपका प्रतिमान। ये पूछ रहा है प्रथा का प्रतिमान। प्रथा का मतलब होता है पूछताछ, अर्थात अध्यापक एक प्रच्छा नाम का एक विशेष परिस्थिति तैयार करता है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। सपोज मान लीजिए किसी चीज के लिए, मान लीजिए किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के लिए एक सिद्धांत तक पहुंचना है कि ये सिद्धांत आंदोलन सही है या नहीं है, इस सिद्धांत तक अध्यापक को पहुंचना है। अब क्या करेगा, वो एक विशेष परिस्थिति का निर्माण करेगा। वो विशेष परिस्थिति हो गई आपकी प्रच्छा। कौन सी परिस्थिति होगी आपकी, प्रच्छा। अब इस प्रच्छा को क्या करेगा, प्रच्छा का मतलब पूछताछ हो गया। अब अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर के एक साथ में क्या करेंगे, कुछ अंतः क्रियाएं करेंगे, साथ साथ में अंतः क्रियाएं करेंगे। अंतः क्रिया करते करते मतलब पूछताछ करेंगे। अध्यापक भी बालकों से पूछेगा, बालक भी अध्यापक से पूछेंगे, और पूछते पूछते ना वो एक सिद्धांत तक पहुंच जाएंगे, एक निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे, एक नियम तक पहुंच जाएंगे, ये किसान आंदोलन सही है या गलत है। तो ये कहलाएगा इसका प्रतिमान। तो पूछताछ के माध्यम से एक विषय वस्तु जो आपने कंसेप्ट लिया है, जो उद्देश्य का निर्माण किया है, विशिष्ट उद्देश्य जो आपने बनाया है, तो पूछताछ के माध्यम से उस विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति कर लेना कौन सा कहलाएगा, प्रच्छा प्रतिमान या प्रशिक्षण कहलाएगा आपका। अब इसकी बात करें तो इसको ना ITM शॉर्ट नाम भी है ना, बहुत बार आपको पूछ लिया जाता है ना, तो पता रखना भाई कुछ नहीं है इसके अंदर, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, इसी को हिंदी में कहेंगे प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। फिर एक शब्द और दे रखा है आपका अनुभाविक साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब क्या होता है, सबूत इकट्ठे। एक जो आपके पास में साक्ष्य है, इसके पास में ये सबूत है, सिद्धांत की प्रतिपुष्टि करने के लिए जो आपके पास में साक्ष्य है। अनुभविक सबूत भी कैसे, जो आपने अनुभव से प्राप्त कर रखे हैं, जीवन में आपने कुछ अवलोकन किया है, अवलोकन के द्वारा कुछ अनुभव आपको प्राप्त हुए, उनको आप साक्ष्य के रूप में आपने इकट्ठे कर रखे हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके अनुभाविक साक्ष्य। अनुभाविक साक्ष्य के आधार पर ही आप पूछताछ करते हो, यानी कि जिसका आपको अनुभव होगा पूछताछ के आधार पर उसकी जानकारी आप एक दूसरे को देते हो। ये अनुभाविक साक्ष्य जब ये टॉपिक आ रहा है उसके उधर मैं आपको और क्लियर समझा दूंगा कि अनुभाविक साक्ष्य होता क्या है। अभी केवल इतना सा पता रखना, अनुभव, अनुभाविक का मतलब अनुभव, साक्ष्य का मतलब सबूत।
अनुभव के द्वारा जो आपने साक्ष्य इकट्ठे कर रखे, जो सबूत आपने इकट्ठे कर रखे ना, वो कहलाएंगे आपके अनुभविक साक्ष्य। अब देखते हैं ये प्रच्छा प्रतिमान होता क्या दोस्तों। तो प्रच्छा प्रतिमान की यदि अपन बात करें दोस्तों, तो प्रच्छा प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था ना, वो एक शिक्षा शास्त्री का नाम था दोस्तों सकवाब। सबसे पहले इसका प्रयोग जो किया था ना, किसने किया था? सकवाब। हालांकि इसने इसका निर्माण नहीं किया था, निर्माण से पहले एक परिकल्पना के रूप में इसका प्रयोग किया था, इसका नाम था सकवाब। ये जो सकवाब थे ना, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे दोस्तों, अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। फिर अपन बात करते हैं कि सकवाब के बाद में इस प्रच्छा को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किसने किया, एक प्रशिक्षण के रूप में प्रस्तुत किसने किया? तो उसका नाम है आपके रिचर्ड सचमैन। यानी कि इस प्रच्छा को एक प्रतिमान के रूप में, एक प्रशिक्षण के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया था आपका रिचर्ड सचमैन। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग इन्होंने किया था, इसीलिए इस रिचर्ड सचमैन को इसका प्रवर्तक या इसका जनक माना जाता है, प्रच्छा का जनक या प्रच्छा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने प्रच्छा प्रतिमान कब दिया था? वो सन दोस्तों 1962 के अंतर्गत उन्होंने क्या दिया था? इसका ये प्रतिमान दिया था। और इस प्रच्छा का पूछताछ का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था ना दोस्तों, वो किया था आपके भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया गया था। तो इतनी जानकारी बेसिक याद रखने में, सर्वप्रथम प्रच्छा का प्रयोग एक परिकल्पना के रूप में जो किया था सकवाब ने किया था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में किया था रिचर्ड सचमैन। यानी कि आपको अगर मैं सिंपली बोलूं ना, तो ये सकवाब दिमाग से निकाल देना, भाई सकवाब नाम का भी कोई आदमी था। ये मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए बताया, जब आगे कभी तैयारी करोगे बड़ी परीक्षा होगी तब ये सकवाब आएगा। अभी आपके रीड के लिए केवल इतना सा पता होना चाहिए, रिचर्ड सचमैन। प्रच्छा के संदर्भ में कोई भी प्रश्न पूछ ले, किसने दिया था? रिचर्ड सचमैन ने दिया था। फिर रिचर्ड सचमैन क्या मानते थे? रिचर्ड सचमैन ये मानते थे कि बालक जो होते हैं ना, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। बालक जो होते हैं उनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है जिसको हम कहते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति। जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? उनके अंदर जानने की इच्छा बहुत होती है, बालकों के अंदर जानने की इच्छा बहुत अधिक होती है। अब जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक है, अब उनसे आप पूछताछ करिए। पूछताछ मतलब प्रच्छा के द्वारा पूछताछ करिए, बालक को अच्छा लगेगा। आप जब पूछोगे, बालक कुछ प्रश्न देगा, उससे अगला आप अलग और पूछताछ कीजिए। अब बालक के अंदर धीरे धीरे जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो आपसे और पूछताछ करना चाहेगा, और पूछ करके पूरे कंसेप्ट को क्या कर देगा? वो क्लियर कर देगा। वो कहलाती है प्रच्छा। प्रच्छा का मतलब ये होता है दोस्तों, आपने देखा जो काउंटर चलते हैं, पूछताछ का काउंटर लगभग हर फील्ड के अंतर्गत होता है, जहां पे लगाया होता है कि आप पूछताछ कोई भी जानकारी लेनी, जहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, क्लिनिक वगैरह कहीं पर भी चले जाओ, पूछताछ नाम का एक काउंटर मिलेगा। उस काउंटर का मकसद भी क्या है? इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए ना, वो पूछ के यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, वही पूछताछ कहलाएगी ना। बस यही शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा टॉपिक है, कोई विशिष्ट उद्देश्य है जिसकी जानकारी चाहिए ना, वो अध्यापक उस प्रच्छा के रूप में, पूछताछ करने वाले के रूप में आपके सामने बैठा हुआ होगा। अब आपको उस विषय के बारे में जितनी भी जानकारी चाहिए, उस अध्यापक को पूछ करके क्या करो, आप उस विषय को क्लियर कर सकते हो। तो बालक क्या होते हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी पूछने की आदत होती है। आपने छोटे बच्चों को देता होगा, ज्यादातर वो पूछ के सीखते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, इस तरीके से क्यों होता है, इस तरीके से क्यों नहीं होता है। बालक की आदत होती है पूछने की। तो पूछताछ के माध्यम से एक सिद्धांत या निष्कर्ष का निरूपण कर देना दोस्तों, क्या कहलाएगा? आपका प्रच्छा प्रतिमान प्रशिक्षण। इसके बाद में अपन बात करें, ये थे आपके रिचर्ड सचमैन दोस्तों, ये इन्हीं का फोटो है। रिचर्ड सचमैन यही थे, इन्होंने सबसे पहले भौतिक विज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में इस शिक्षा के प्रच्छा प्रतिमान का प्रयोग किया था। अब देखते हैं इसके उद्देश्य, इसकी अवस्थाएं क्या क्या है दोस्तों। चाहे इसकी अवस्थाएं कह दो, पद कह दो या सोपान कह दो, चारों बातें एक ही होगी। अवस्थाएं को, चरण को, पद को या इसके सोपान कह दो, यह एक ही बात होगी। ये प्रच्छा काम कैसे करती है, किस तरीके से इस प्रच्छा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम आता है दोस्तों समस्या की पहचान एवं चयन करना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस समस्या के ऊपर पूछताछ होने वाली है। तो समस्या की आपको सबसे पहले पहचान करनी है। जब तक समस्या पहचान में नहीं आएगी ना, तब तक आप इस प्रच्छा प्रतिमान का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको जब समस्या का पता चलेगा कि हाँ ये बालकों के अंदर समस्या है, तभी तो आप उसके ऊपर क्या करोगे? पूछताछ करोगे। तो अध्यापक क्या करता है कि पहले अपने अंदर एक डाटा तैयार करता है दोस्तों। डाटा तैयार करने का मतलब समस्या पकड़ता है और समस्या के ऊपर पूरा का पूरा क्या करता है? डाटा तैयार कर देता है। डाटा तैयार करने का मतलब उसके रूप में विशेष जानकारी जितनी भी होती है ना, वो पूर्ण रूप से क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। और चयन करने के बाद में क्या करता है? वो कभी भी पूर्ण रूप से बालक को सारी जानकारी एक साथ में नहीं देता। वो क्यों? बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना चाह रहा है, वो टुकड़े टुकड़े में थोड़ी
जानकारी देगा, वो बस ये चाहता है कि बालक केवल इस चीज को पकड़े और फिर ये पूछे तो फिर मैं उसको क्या करूं बताऊं। तो ये क्या करता है, टुकड़े टुकड़े में जानकारी देता है। पहले पूरे समस्या का डाटा इकट्ठा कर लेगा, फिर टुकड़े टुकड़े में क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा बालकों को देगा। तो ये कहलाता है आपकी समस्या की चयन करना या समस्या का पहचान करना। दूसरा जो आता है समस्या संबंधी प्रयोग करना। अब क्या करेगा कि जो जानकारी अध्यापक ने बालकों को दे दी वो यहां से प्रश्न पूछेगा बालकों से। क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछने का मतलब ये कि थोड़ी जानकारी दे दी और जो जानकारी नहीं दी ना उसके ऊपर प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछेगा, बालक जिसके उत्तर आएंगे उसके देंगे और नहीं आएंगे तो ना वो बस गुरुजी से प्रश्न करेंगे, सर ऐसा क्यों होता है। फिर धीरे धीरे उनके बीच में ना एक वार्तालाप शुरू हो जाएगी, पूछताछ के माध्यम से बालक सीखना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले डाटा इकट्ठा करता है, फिर थोड़ा सा डाटा बालकों को दे देगा। फिर प्रयोग का मतलब क्या होता है, प्रयोग के स्थान पर क्या होगा, इसके अंतर्गत अध्यापक प्रश्न पूछेगा। अब कुछ सोपानों के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, जो रिचर्ड सचमैन ने जो रियल सोपान दिए थे ना उसके अंतर्गत इन दोनों के बीच में ना डाटा का संग्रहण करना, एक संग्रहण करना, भाई सूचना का संग्रहण करना नाम का भी सोपान था, लेकिन वर्तमान में ये हटा दिया गया है। कहीं पूछा भी नहीं जाता और कहीं लिखा हुआ भी नहीं भी सूचना का संग्रहण। लेकिन वास्तविकता में यदि आप रिचर्ड सचमैन को पढ़ोगे तो समस्या की पहचान और इसके बीच में जो सोपान आएगा ना वो कौन सा आएगा, आपका समस्या का आंकड़ों का संग्रहण करना। लेकिन किताब वालों ने जो है ना आंकड़ों का संकलन किसको मान लिया है कि समस्या की पहचान या चयन के अंतर्गत ही वो आंकड़ों का संकलन कर लेता है। प्रयोग में वो प्रश्न पूछेगा। अब क्या होगा, तीसरे नंबर पर छात्र व शिक्षक द्वारा समस्या समाधान के प्रयास किए जाएंगे। मतलब पहले प्रश्न पूछेगा, प्रश्नों में कोई ना कोई समस्या निकलेगी। अब क्या करेंगे, अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे से पूछताछ करते हुए पूछताछ के माध्यम से क्या करेंगे, समस्या का समाधान निकालने का कोशिश करेंगे। समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों, दोनों मिलकर के, छात्र और शिक्षक दोनों एक साथ मिलकर के उस समस्या की समाधान की कोशिश करने की कोशिश करेंगे। सूचनाओं का संगठन तथा परिणामों की प्राप्ति करना। पूछताछ करोगे तो सूचनाएं प्राप्त होगी। सूचनाएं कैसे होगी, अध्यापक भी कुछ सूचनाएं देगा तो बच्चे अपनी डायरी के अंदर लिखेंगे। तो जैसे जैसे बालकों को सूचनाएं प्राप्त होगी, अध्यापकों को भी बालकों के माध्यम से कुछ सूचनाएं प्राप्त होगी। उनका क्या करेंगे, संगठन करेंगे, सूचनाओं को एक साथ में जोड़ेंगे और परिणामों की प्राप्ति करेंगे। इतनी इतनी सूचनाएं पूछताछ के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, इसका वास्तविक परिणाम क्या है, क्या वास्तविकता में यही होता है या नहीं होता है, इस तरीके से होता होगा। तो परिणामों के माध्यम से प्राप्ति कर लेंगे और अंत में क्या होगा, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण हो जाएगा। विश्लेषण का मतलब समझ रहे हो, यानी जो प्रक्रिया पूछताछ आपके उनके बीच में हुई थी अध्यापक और बालकों के बीच में, उसका विश्लेषण कर लेंगे कि क्या सही था क्या गलत नहीं था। ये इसके चरण कहलाते हैं। सबसे पहला चरण इसमें सिंपल सा याद रखो, समस्या की पहचान एवं चयन। इसमें समस्या का पहचान की जाती है, समस्या को पकड़ा जाता है कि किस पे पूछताछ करनी है। फिर प्रयोग करना, उस समस्या को सही करने के लिए अध्यापक क्या करता है, प्रयोग करता है। किसके द्वारा प्रयोग करता है, वो सूचना को एकत्रित कर देता है, एक टुकड़े के रूप में सूचना बालकों को दे देता है, फिर बालकों से प्रश्न करता है। फिर तीसरे नंबर पर छात्र और अध्यापक दोनों मिलकर के उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं। अंत में बालकों की तरफ से भी सूचनाएं प्राप्त होती है और अध्यापक की तरफ से भी कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है। पूछताछ कर रहे हो तो सूचनाएं मिलेगी, जो सूचनाओं को एकत्रित करके परिणामों की व्याख्या की जाएगी कि वास्तविक रिजल्ट इसका क्या रहेगा। अंत में पूछताछ का विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब ये पूछताछ हमने की थी और इस पूछताछ के माध्यम से हमने ये निष्कर्ष निकाला है, इसके माध्यम से ये माना जाएगा। ये चर्चा एक तरीके की पूछताछ के माध्यम से ही कंसेप्ट को क्या कर दिया जाता है, क्लियर किया जाता है। तो ये जो पांचों के पांचों क्या होते हैं दोस्तों, इसके सोपान होते हैं। तो याद रखना, वास्तविक जो रिचर्ड सचमैन ने जो सोपान दिए थे ना, इन दोनों के बीच में एक और थी भी, सूचना का संग्रहण करना। सूचना का संग्रहण करना, वो ये मानता था कि पहले आपको समस्या लेना, फिर इस समस्या को सही करने की सूचना एकत्रित करो, उसके बाद में प्रश्न पूछो। क्योंकि बच्चा आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपके पास में जवाब होना चाहिए ना। तो सूचना का संग्रहण आपके पास में नहीं होगा तो आप जवाब कैसे दोगे। तो ये पांचों के पांचों उसके क्या कहलाएंगे दोस्तों, सोपान कहलाएंगे। अब बात करते हैं भाई इस प्रच्छा प्रतिमान के उद्देश्य क्या क्या है, क्या क्या लक्ष्य है, प्रच्छा विद्यालय के अंदर क्यों चलाई जाती है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों उद्देश्य की अगर बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य बालकों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। क्योंकि कोई चीज अगर पूछताछ करता है ना, वो तर्क के साथ में करेगा, चिंतन के साथ में करेगा। सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता तो क्या होता, क्या ऐसा करेंगे तो भी हमारे साथ में ऐसा होगा। इस तरीके से बालक क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। तो बालकों में कौन से दृष्टिकोण का होगा विकास होगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का। दूसरा जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है, बालक जिज्ञासु बनते हैं। जब बालक आपसे कुछ पूछे और आपने उसका उत्तर दे दिया ना, तो बालक के अंदर और क्या उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जानने की इच्छा होती है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति का भी क्या होता है, विकास होता है। अरे ये भी है ना, आपके जैसे श्रीमद् भगवत गीता है ना, ये गीता भी इसके ऊपर ही तो चली है, प्रच्छा नाम का टॉपिक उसके ऊपर भी तो लागू होता है। प्रतिमान उसके अंदर पूछताछ के माध्यम से चला था कि कृष्ण भगवान उसको कुछ सूचनाएं देते थे, अर्जुन उसके ऊपर कुछ सोचता, फिर अपनी तरफ से वापस प्रश्न रखता, वापस वहां से जवाब मिलता। ये क्या है, पूछताछ तो चल रही थी एक तरीके की। तो वहां पे जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास करना। ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, ये तो बिल्कुल सही, ज्ञानात्मक कौशल नहीं, कौशलों का विकास करना। क्योंकि पूछताछ के माध्यम से विषय से हट
प्रकार की बालकों को कई तरह की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, और एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए बालकों को यदि 50 तरह की सूचनाएं मिल रही है ना, तो उसका ज्ञान का विस्तार 50 तरीके से होगा। तो ज्ञानात्मक कौशलों का विकास होगा, अन्वेषण शक्ति का विकास होता है, बालकों के अंदर खोज प्रवृत्ति का विकास होता है, खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। और खोज किस तरीके से करते हैं, वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। फिर आता है आगमन तर्क का विकास करना। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो प्रच्छा का प्रतिमान जो है ना, इसको आगमनात्मक प्रतिमान भी कहते हैं भाई, आगमनात्मक प्रतिमान। ये जो प्रतिमान है वो कैसा प्रतिमान है आपका, आगमनात्मक प्रतिमान भी कहते हैं। आगमन तर्क का विकास करना, आगमन तर्क का विकास करने का मतलब क्या है, समस्या बालकों के सामने रख दी, अब बालक तर्क के साथ में पूछते पूछते कहां पहुंचेंगे, निष्कर्ष के पास में पहुंचेंगे। आगमन में ये तो होता है पहले उदाहरण दे दिया जाता है, फिर नियम निर्धारण, यानी उदाहरण एक समस्या होती है। तो आगमनात्मक का मतलब क्या होता है, बालकों के सामने पहले समस्या रखी जाएगी, फिर पूछताछ के माध्यम से उस समस्या का एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। तो आगमनात्मक तर्क का विकास करना, मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये सारे उसके क्या कहलाएंगे दोस्तों, उद्देश्य कहलाएंगे। चलते हैं अगले टॉपिक में, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, किसकी विशेषता में, प्रच्छा की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खास बात है इसके अंदर। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहली भाई छात्र सक्रिय रूप से अधिगम में भाग लेता है, क्योंकि किताब नहीं पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे पूछताछ में, यानी कि आप बालकों को, अध्यापक से आप कुछ पूछ रहे हो और आपको जवाब मिल रहा है, जवाब मिल रहा है मतलब आप संतुष्ट हो रहे हो, यानी आपके शंका का समाधान हो रहा है। तो जायज आपका जो अधिगम होगा ना, वो कैसा हो जाएगा, एक सक्रिय हो जाएगा, इसके अंदर आप इंटरेस्ट लेने, रुचिकर हो जाएगा, आप एक्टिव होकर के उस चीज को सीखने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपकी जिज्ञासा है ना बार बार क्या हो रही, शांत हो रही है और नई जिज्ञासा का निर्माण हो रहा है। सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है, सृजनात्मक का मतलब स्वयं सृजन करते हैं, एक अनुसंधान ही तो है एक तरीके का, क्योंकि एक समस्या है, समस्या के ऊपर अध्यापक और बालक दोनों मिलकर पूछताछ के द्वारा क्या काम पूछ रहे, निष्कर्ष तक पहुंच रहे ना। तो समस्या का एक वैज्ञानिक ढंग से निष्कर्ष तक पहुंचना एक प्रकार का क्या है, अनुसंधान है, सृजन करते जा रहे हैं, नया नया सीखते जा रहे हैं और अनुसंधान करते हुए लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। इसकी एक विशेषता यह भी है कि सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। इसमें शिक्षक छात्रों की न्यूनतम निर्देश प्रदान करते हैं, ये मैंने पहले बता दिया, इसके अंदर शिक्षक अपने डाटा, उसके पास में सब कुछ है, अध्यापक जानता 100% है, लेकिन अध्यापक क्या करेगा, बालकों को बहुत कम देगा, सब एक साथ में नहीं देगा, बहुत कम सूचनाएं उनको देगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि बच्चे हमसे पूछें। तो ये जो उद्देश्य होगा ये भी हो जाएगा, शिक्षक छात्रों को न्यूनतम निर्देश प्रदान करते हैं। समस्या समाधान के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल यदि कोई समस्या आ गई जिसका आप सही तरीके से, अगर आपको वैज्ञानिक ढंग से उस समस्या का समाधान करना ना, तो प्रच्छा एक बढ़िया प्रतिमान, एक बढ़िया चीज है, जिसके द्वारा बच्चों को आप एक साथ में बिठाओ और बिठाने के बाद में क्या कर दो, आप उसकी सूचनाएं, जो समस्या है उसको पूछताछ के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंच जाओ। छात्रों में मनोवैज्ञानिकता का विकास होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इसके आंसर जो होते हैं ना, ढंग जो होता है करने का, क्योंकि जो सोपान के आधार पर चल रहा है, जिसके पद है, जिसके चरण है, जिसके नियम है, वो अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक तरीका हो जाएगा। इसमें बालकों में मनोवैज्ञानिकता का विकास होता है। इसका प्रयोग सभी शैक्षिक परिस्थितियों में किया जा सकता है। जब पहली बार इसका प्रयोग किया गया था तब तो इसका भूगोल में किया गया था दोस्तों, लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए ना, तो लगभग सारे विषय में, हर परिस्थिति में इस प्रच्छा प्रतिमान का आप प्रयोग कर सकते हो। हर विषय में, हर समस्या का समाधान करने के लिए ये एक बार से उपयोगी, पूछताछ एक ऐसा माध्यम है जिस पर हर समस्या का समाधान मिल सकता है। भाई आप भी जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हो, वहां पर जाने के बाद में मान लीजिए आपको कहीं जाना है, जैसे मान लीजिए उदयपुर से चंडीगढ़ जाना है, आपको पता ही नहीं है चंडीगढ़ वाली ट्रेन कितनी बजे आएगी, या दिल्ली जाना है, दिल्ली वाली ट्रेन कितनी बजे आएगी, क्या आएगी, तो किसके माध्यम से पता करोगे, ये आपके लिए समस्या है ना भाई, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितनी बजे आएगी, दिक्कत तो यही है। इसका समाधान कैसे करोगे, वहां पूछताछ का लगा हुआ होगा, वहां जाकर के आप पूछ लोगे, गुरुजी ये ट्रेन कितनी बजे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर लगेगी, मेरे ये नंबर टिकट है, ये किस जगह पर आएगा, तो सारी की सारी पूछताछ के माध्यम से आपकी समस्या का क्या हो जाता है भाई, समाधान हो जाता है। तो पूछताछ समस्या करने का एक सिंपल सा साधन है दोस्तों, प्रच्छा होना चाहिए। आजकल प्रच्छा बंद हो गया, पहले रास्ता भाई प्रच्छा के माध्यम से भी तो समस्या का समाधान किया जा सकता था। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, बाइक लेकर के जा रहे थे, अनजान रास्ते पर चले गए, जहां का रास्ता है आपको नहीं पता है, आजकल तो चलो भले गूगल मैप है, तो गूगल मैप के द्वारा पता कर लेते, लेकिन जब गूगल मैप नहीं था तब प्रच्छा एक मात्र माध्यम था, पूछते 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 अपने मंजिल तक पहुंच जाते थे, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान किसके द्वारा हो रहा है, प्रच्छा के द्वारा हो रहा है। तो इसमें इसका प्रयोग है ना सभी परिस्थितियों में किया जा सकता है। ये क्या कहलाएगी भाई, इसकी विशेषताएं कहलाएगी। अब बात करते हैं इसके गुण, प्रच्छा के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रच्छा के गुण तो छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति उत्सुकता उत्पन्न होती है, वही चीज है जो उद्देश्य के अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न करना, नवीन ज्ञान, नया सीखने के प्रति बालक के अंदर क्या हो जाती है, रुचि हो जाती है। सहयोग की भावना का विकास करना, बिल्कुल होता है, सहयोग की भावना होती है ना, आपने किसी से कुछ पूछा, उसने आपको उत्तर दे दिया कि यार रास्ता इधर से नहीं, इधर से जा रहा है, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होता है, तो सहयोग की भावना तो हुई ना, मदद कर रहा है वो आपकी। छात्र में व्यक्तिगत व सामाजिक क्षमताओं का
विकास करना। व्यक्तिगत क्षमता कैसे कि वो पूछताछ के माध्यम से किसी भी चीज का पता लगा सकता है, ये व्यक्तिगत क्षमता है। सामाजिकता का मतलब उसके अंदर यदि पूरी जानकारी है तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उसे कुछ पूछता है तो वो क्या कर देगा, अपनी जानकारी उसको दे देगा और उसकी समस्या का क्या कर देगा, समाधान कर देगा। इसमें व्यक्तिगत का भी और सामाजिकता की दोनों क्षमताओं का भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। बोध शक्ति का विकास होता है, मतलब इसमें रटने पर बल नहीं दिया जाता है। बालक परीक्षा के माध्यम से हर एक चीज को समझता है, यानी रटते नहीं हो। आप बैंक के अंदर अकाउंट खुलाने के लिए जाते हो, पूछताछ के लिए जाते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, किस किस तरीके के चाहिए, ये ओरिजिनल चाहिए, ये फोटोकॉपी चाहिए। आप रटते थोड़ी हो, एक एक चीज उसे समझते हो कि मुझे क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। रटा कभी भी नहीं जाता। तो ये कारण है भाई, वो पूछताछ के माध्यम से बालकों की बोध शक्ति का क्या होता है भाई, विकास होता है। ये आपका प्रचा था और प्रचा के बाद के साथ में जुड़ा हुआ एक टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है आपके अनुभाविक साक्ष्य। क्या नाम है भाई, अनुभाविक साक्ष्य। अनुभाविक साक्ष्य का मतलब क्या होगा, मैंने पहले बताया भी, आप अपने जीवन में अवलोकन करते हो। व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिपल जब तक उसकी आंखें खुली रहती है वो क्या करता है, अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, और निरीक्षण के द्वारा उसको अनुभव प्राप्त होते हैं। अवलोकन के द्वारा उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होते हैं, अनुभव प्राप्त होते हैं। वही अनुभव साक्ष्य के रूप में उसके साथ में रहते हैं, सबूत के तौर पर उसके साथ में रहते हैं। किसी भी सिद्धांत की यदि प्रतिपुष्टि करनी होगी तो उसके पास में जो अनुभव होगा उस साक्ष्य का वो वहां पे क्या कर देगा, प्रयोग कर देगा। अनुभव का ही तो प्रयोग करेगा। अनुभाविक साक्ष्य का मतलब इस साक्ष्य को सबूत से समझो। देखो शिक्षण वीडियो में भाषाएं कठिन होती है, उनको सरल तरीके से समझो। अनुभव का, अनुभाविक का मतलब केवल अनुभव समझो। अनुभव के साक्ष्य मतलब आपने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं उसका सबूत तो आपके अनुभव हो, आपके पास में सबूत के तौर पर रहेगा। सबूत के तौर पर कैसे रहेगा, मान लीजिए कि मैं आज यहाँ पे शिक्षण करवा रहा हूँ, अब कोई नया टीचर आ रहा है, नया बन रहा है कि उसको भी शिक्षण विद्या पढ़ानी है, वो अगर मेरे से बात करने के लिए आ रहा है ना तो मैं उसको पहले से आइडिया दे दूंगा। वो कहेगा नहीं सर मैं थ्योरी इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो थ्योरी इस तरीके से उदाहरण देकर के पढ़ाऊंगा। अब मेरे पास में अनुभव है ना तो मैं उसको सबूत के तौर पर दूंगा, देख मैंने पहले इस तरीके से थ्योरी पढ़ाई थी, इसका ये नुकसान हुआ था, इस तरीके से थ्योरी पढ़ाएगा तभी तू चल पाएगा। तो ये मैंने सबूत के तौर पर उसको देखिए साक्ष्य दिए कि ये मेरा अनुभव है। तो अनुभाविक साक्ष्य प्रचा के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रचा करने के लिए अनुभव का होना जरूरी है। मैंने पहले सूचनाओं को एकत्रित करना मतलब अनुभव साक्ष्य को एकत्रित कर रहा है। अब देखिए अनुभाविक साक्ष्य क्या क्या होता है, इसको और समझिए बारीकी से। अवलोकन से प्राप्त या उस पर आधारित होते हैं। अनुभाविक साक्ष्य कैसे होते हैं, जिसका आपने जीवन में अवलोकन कर रखा है या अवलोकन पर आधारित होते हैं। अनुभव के आधार पर विश्वास किया जाता है। कोई चीज अनुभव के आधार पर ही तो विश्वास किया जा रहा है ना। जैसे आपको बैंक में गए, बैंक में जाने वाले ने बोल दिया कि आपको खाता खुलाने के लिए पैन कार्ड लाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि पैन कार्ड की क्यों जरूरत पड़ रही है, खाता तो आधार कार्ड से खोल दो ना। लेकिन आपने उसके ऊपर विश्वास कर दिया। किसके आधार पर विश्वास किया, अनुभव के आधार पर कि नहीं यहाँ से बेटा है, इतने समय से बैंक का काम कर रहा है, इसके पास में क्या है, अनुभव है, इसीलिए तो विश्वास किया जाता है। अरे भाई आपके पास में जैसे आपके घर में कोई ऐसी, आपके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है, समझिए आपके किसी के साथ में झगड़ा हो गया, कोई असामाजिक घटनाएं होगी, तो हम वकील के पास में क्यों जाते हैं। अपन को भी सब कुछ पता है, आपने भी पॉलिटिकल पढ़ रखी, कानून आपके पास में भी है, बहुत कुछ जानते हो, आप भी पता कर सकते हो। उनके पास में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके पास में क्या होता है, अनुभव होते हैं, और अनुभव के द्वारा हम उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये जो कह रहा है ना इसके आधार पर अपना परिणाम सही आएगा। तो अनुभव के आधार पर विश्वास किया जाता है, किसके द्वारा, अनुभाविक साक्ष्य। वैज्ञानिक साक्ष्य भी अनुभवजन्य होते हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य का मतलब होता है कि वैज्ञानिक सबूत देना। वैज्ञानिक सबूत देने का मतलब जैसे बहुत सारे लोग है ना तंत्र या मंत्र को समझते हैं, जितने भी ये तंत्र मंत्र होते हैं ना, जो आप किसी के ऊपर किसी को बस में करने का, जादू करने का जो होता है ना, वो एक तरीका है। लेकिन वैज्ञानिक इस चीज को नहीं मानती। वैज्ञानिक उसके पीछे अलग प्रमाण देती है कि इस तरीके से तंत्र मंत्र करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो ये वैज्ञानिक साक्ष्य जो होते हैं ना, वो भी एक प्रकार का क्या है, आपके पास में अनुभव है। आप अनुभव के द्वारा क्या कर सकते हो, उनको बता सकते, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अरे आपने देखा होगा कुछ जैसे पक्षी होते हैं, अब इस चीज को अनुभव के द्वारा समझना। कुछ लोग क्या मानते हैं, जैसे एक उल्लू नाम का पक्षी होता है। अब उल्लू की खासियत है वो 62 तरीके की आवाजें निकालता है, इंसानों की भी आवाज निकाल देता है। अब पहली बार कोई व्यक्ति यदि जंगल के अंदर चला गया है, उसने उल्लू ने समझ लिया मतलब इंसान की आवाज निकाल दी, तो जो जंगल में जाने वाला इंसान क्या समझेगा, यहाँ पे आसपास में कोई भूत है। वो भूत क्यों समझ लेगा भाई, क्योंकि उसने पहले, उसके पास में अनुभव नहीं है। यदि उसने उल्लू को पता होता भाई ये उल्लू है और इतनी तरीके से आवाज निकाल सकता है, इसको आम लोग तो जिसको भूत समझते कि यहाँ पे आसपास में कोई है ना, उल्लू को ही भूत समझ लेते हैं। हमारे इधर तो लोग इतना भी मानते भी उल्लू जो है ना आपके कंठ के ऊपर आता है और आपको मार भी सकता है गले में पकड़ करके, इतना कुछ भी मान लेते, नहीं मार सकता। उल्लू इतना सा होता है, इंसान इतना बड़ा होगा, कभी नहीं मार सकता है आपको। इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य क्या होंगे, वो कहेंगे इसमें कुछ नहीं, उल्लू है, उल्लू की एक खासियत है कि वो 62 तरीके की आवाजें निकाल सकता है, इसमें कौन सी भूत वाली बात होगी। तो ये जो आपके पास में साक्ष्य है ना दोस्तों, ये जो वैज्ञानिक साक्ष्य जो कहलाते हैं ना, वो भी कौन से कहलाएंगे, आपके अनुभाविक साक्ष्य कहलाएंगे। यह साक्ष्य सिद्धांतों की पुष्टि करने में सहायक है। अनुभव के द्वारा जो आपके पास में साक्ष्य है, मतलब एक तरीके से अनुभव
अनुभव ही है। तो अनुभव के द्वारा जो साक्ष्य है वो सिद्धांतों की प्रतिपुष्टि करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धांतों का लास्ट तक पहुंचने के लिए, सिद्धांतों के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपके लिए बहुत ही कारगर काम करता है। इन चारों बातों के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो कि अनुभवी साक्ष्य क्या होते हैं। मैं तो आपको इतना सा कहूंगा भी, अनुभव और साक्ष्य, आपने जो जीवन में अवलोकन करके जो अनुभव प्राप्त किया है, उसके पास के जो आपके पास में सबूत है, जिसके द्वारा आने वाले किसी भी नियम को आप सबूत के साथ में उस सिद्धांत की प्रतिपुष्टि कर देते हो, यही होगा। वो क्या है आपके पास में? अनुभविक साक्ष्य। अरे नहीं कहते ना, किसी का हमारे जीवन का अनुभव है, किसी के जीवन के कोई लड़का इस रास्ते से इस रास्ते पे जा रहा है, तो लोग नहीं कहते ये लड़का आगे चल करके ये बन जाएगा, गारंटी, क्योंकि उस लड़के को मैंने भी देखा था, उसने भी जीवन में ऐसा किया था और वो बन गया था। उनके पास में वो वाला अनुभव है जो इसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, अपने सबूत के साथ में कर रहे हैं। वो भी इसी रास्ते से चला था इसलिए वहां तक पहुंच गया, अब ये भी इसी रास्ते से चल रहा है इसलिए ये भी वहां तक पहुंच जाएगा। तो अनुभविक साक्ष्य का मतलब अनुभव के द्वारा प्राप्त किए गए सबूत, जो आप किसी सिद्धांत को प्रतिपुष्टि करने के लिए, किसी नियम को, किसी समस्या का समाधान करने के लिए वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा तो सही पहुंचेगा। वो क्या कहलाएगा? आपका अनुभविक साक्ष्य कहलाएगा। अब बात करते हैं अनुभविक साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना सिद्ध करने के चरण। परिकल्पना का मतलब वही हो गया ना भाई, किसी भी समस्या को सही करने के लिए एक योजना का बनाना क्या कहलाएगा? आपका परिकल्पना कहलाएगा। तो ये कह रहा है भाई, अनुभविक साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना सिद्ध करने के चरण। कौन कौन से चरण है? तो सबसे पहला जो चरण आता है दोस्तों, वो आता है आपका अवलोकन। अवलोकन को भी अपन कह सकते हैं प्रेक्षण। अनुभविक साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना सिद्ध करने के चरण। अनुभव के आधार पर आप किसी परिकल्पना या किसी समस्या का समाधान करने के जो चरण है वो कौन कौन से कहलाएंगे? तो पहला चरण आपका कहलाएगा अवलोकन या प्रेक्षण। ये क्या होता है? साक्ष्य को एकत्रित करना या व्यवस्थित करना। ये क्या सबसे पहला जो काम होगा? अवलोकन करना होगा। अवलोकन का मतलब मैंने कहा ना, अनुभविक साक्ष्य अवलोकन पर आधार है। आप निरीक्षण के द्वारा क्या इकट्ठा करो? साक्ष्य को एकत्रित करो, सबूत को इकट्ठे करो, उनको फिर इकट्ठे करने के बाद में व्यवस्थित करो, क्योंकि समस्या का समाधान आपको आगे करना है। तो इसको एक क्रम से जमाओ और इकट्ठे करो। कितनी सूचनाएं आप एकत्रित कर सकते हो अपने अवलोकन के द्वारा। तो पहला काम है प्रेक्षण करना या अवलोकन करना। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों निगमन। दूसरे नंबर पर आता है आपका निगमन। ये निगमन क्या होता है दोस्तों? परीक्षण योग्य अनुमानों के रूप में परिकल्पना का निर्माण करना। ये कह रहा है कि भाई आपने पहले सबूत इकट्ठे कर लिए, फिर निगमन। निगमन का मतलब जो परीक्षण आप लेना चाह रहे हो, परीक्षण योग्य अनुमानों के रूप में परिकल्पना का निर्माण करना। यानी कि जो परीक्षण करना, अनुमान के रूप में एक बार परिकल्पना करना। परीक्षण का मतलब एक तरीके की समस्या है जो आप सही करने जा रहे हो ना, इसका एक बार अनुमान लगाना। जो आपके पास में सबूत है, बार बार उस समस्या को, उस सबूत को उस समस्या के ऊपर अप्लाई करो। केवल दिमाग के अंदर अनुमान के द्वारा, हाँ मैंने ये लगा दिया है, अब इसका परिणाम कैसा आ रहा है, केवल अनुमान लगाना है ना, रियल में अप्लाई नहीं कर देना है। तो दूसरा चरण जो आएगा वो निगमन आएगा। उसके ऊपर क्या किया जाता है? जो सबूत आपके पास में है, जो साक्ष्य आपके पास में है, उनको अनुमान के रूप में एक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है कि मुझे किस तरीके से इसका अप्लाई करूंगा तो इसका परिणाम क्या आएगा। निगमन के बाद में आ जाता है आपका आगमन, परिकल्पना का निर्धारण करना। एक बार आपने अनुमान लगा दिया, अब 100% सही परिकल्पना का निर्माण कर दो कि मुझे वास्तविकता में मेरे अनुभवों को कहां प्रयोग और किस तरीके से करना है। फिर अंत में आ जाता है आपका परीक्षण। आगमन, निगमन हो गया, परीक्षण, परिकल्पना का निरीक्षण करना। अब जो आपके पास में साक्ष्य है उसको आप क्या कर दो? अप्लाई कर दिया। आगमन के माध्यम से परिकल्पना का निर्धारण कर दिया, मतलब जो आपके पास में साक्ष्य थे उनको समस्या समाधान के अंतर्गत अप्लाई कर दिए। अब अप्लाई कर दिए ना, तो आगे परीक्षण, परिकल्पना का निरीक्षण करना। फिर चौथे नंबर पर जो आएगा ना परीक्षण, इसके अंदर क्या था? परिकल्पना का निरीक्षण करना। जो साक्ष्य आपने अप्लाई किए थे वो उस समस्या समाधान करने में कितने कारगर रहे, वो क्या कहलाएगा? आपका परिकल्पना का निरीक्षण करना। और अंत में मूल्यांकन कर देना, वे समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है, वो क्या कहलाएगा? आपका मूल्यांकन, परिणामों का मूल्यांकन करना। ये इसके चरण कहलाते हैं। मतलब सबसे पहला अवलोकन, सबूत इकट्ठे करो। दूसरे नंबर पर निगमन, एक बार अपने दिमाग के अंदर है ना परिकल्पना का निर्माण करो, अनुमान के आधार पर समस्या का समाधान करो। फिर वास्तविकता में परिकल्पना का निर्धारण करो। फिर ना परीक्षण करो, मतलब जो आपने साक्ष्य अप्लाई किए थे वो कहां तक कारगर हो रहे हैं ये पता लगाओ, सही हुए कि नहीं हुए। और अंत में मूल्यांकन कर दो कि वास्तविकता में समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, मतलब सिद्धांत की प्रतिपुष्टि हुई या नहीं हुई, हम निष्कर्ष तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। ये किसके चरण कहलाएंगे? आपके अनुभविक साक्ष्य के चरण कहलाएंगे। ये देखिए इसके उपयोग क्या क्या है।
दोनों के है ना, प्रतिमान के भी और अनुभवी के भी। इस प्रतिमान से छात्र तथा अध्यापकों के पारस्परिक संबंधों का विकास होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि परीक्षा का मुख्य भाग है दोस्तों अनुभविक साक्ष्य। अध्यापक के पास में क्या होता है, अनुभविक साक्ष्य तो होते हैं, वही तो इकट्ठा करता है, उसके माध्यम से तो पूछताछ के माध्यम के पूछताछ करता है। अगर अध्यापक के पास में अनुभव नहीं है और बालक कितना भी पूछताछ कर लेना, वो कैसे उसको उत्तर देगा। अनुभविक साक्ष्य परीक्षा का एक मुख्य भाग है दोस्तों। तो ये कह रहा है इसके उपयोग क्या क्या है, तो इसके द्वारा छात्र और अध्यापक दोनों के बीच में संबंध बढ़िया बन जाते हैं दोस्तों, क्योंकि पूछताछ के माध्यम से करता है, बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, अध्यापक उनकी जिज्ञासा को शांत कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो संबंध बनेंगे वो कैसे बनेंगे, भी आपके अच्छे बनेंगे। छात्र स्वतंत्र रूप से खोज करना सीखते हैं, क्योंकि बालक को अध्यापक क्या करेगा, पूछताछ के माध्यम से ना, या आप जाओ वहां से पता करके आओ, यहाँ से पता करके आओ कि क्या है और क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने पूछा कि अंतर्देशीय कार्य क्या होता है, अब अंतर्देशीय कार्य का क्या पता होगा, तो बाल अध्यापक उसको निर्देश देगा छुट्टी होने के बाद में पोस्ट ऑफिस चले जाना, और पोस्ट ऑफिस जाने के बाद में पोस्ट मास्टर साहब को पूछना कि अंतर्देशीय कार्य क्या होते हैं, उनसे पूछताछ के द्वारा पता करके लाना। तो बालक स्वयं क्या कर रहे, खोज कर रहे हैं। सृजनात्मक चिंतन आदि का विकास हो जाता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, चिंतन का विकास होता है। वैज्ञानिक विधियों से खोज करना सीख जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया परीक्षा जो है ना, एक प्रकार की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें नियम सिद्धांत वगैरह सब कुछ होंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपकी वैज्ञानिक विधियों के द्वारा खोज करना सीखता है, नॉर्मल बात है। सूचनाओं का विश्लेषण करना सीख जाता है, जो जानकारी उसके पास में मिली है उसका विश्लेषण कर देता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मुझे किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। ये क्या कहलाएगा, आपका विश्लेषणात्मक कहलाएगा दोस्तों। तो ये था आपके परीक्षा, प्रशिक्षण, प्रतिमान, और उसके साथ में मैंने पढ़ा दिया आपको अनुभाविक साक्ष्य। ये दोनों चीजें एक साथ चलती है, नॉर्मल सा मैटर है दोस्तों। अब संधान में तो कितना भी समझा दो, यहाँ से प्रश्न आया भी नहीं, एक आध बार कोई पूछ लिया होगा तो सीधे ऑथेंटिक प्रश्न पूछते हैं, निम्नलिखित में से परीक्षा प्रतिमान के चरण कौन से हैं, है या नहीं है ना, इसका निर्माण किसने किया था, रिचर्ड सर्चमैन ने किया था, कब किया था, 1962 में किया था, इसके उद्देश्य क्या है, गुण क्या है, सीधे पिंक पॉइंटेड प्रश्न आते हैं ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक तो रीट में इसके ऊपर नहीं पूछे गए दोस्तों, रीट में परीक्षा को लेकर के कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए मैंने भी कोई प्रैक्टिकल बात बताएंगे, जितनी भी थी आपको थ्योरी के साथ साथ में क्या करती दोस्तों बता दी गई है। तो ये था आपका परीक्षा प्रतिमान। स्क्रीनशॉट लेने की बात है तो जल्दी जल्दी से ले लेना। ये तो भाई आपके प्रतिमान है ना। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपनी तैयारी को बढ़िया से बनाए रखिए। राधे राधे।